इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये अपने पास फर्स्ट यूनिट है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स। देखिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन है वो तैयार किए हैं। तो इसमें अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये होने वाला है कि स्टेट्स कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम क्या है, कुलाम का नियम क्या है। तो देखिए इसका क्या आंसर होने वाला है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अगर अपन इसको हिंदी में देखते हैं तो क्या बोलता है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर अपन इसी का फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला अपने पास कुछ ये निकल के आता है कि F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है फर्स्ट यूनिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अपने पास है विद्युत क्षेत्र क्या है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग प्रॉब्लम होती है। कोई अगर हिंदी का वीडियो अपलोड कर देते हैं तो बोलते हैं सर इंग्लिश का, और बाय द वे इंग्लिश का अपलोड कर देते हैं तो बोलते हैं सर हिंदी का। तो हम लोग ने आज वो मल्टीपल बनाया है ना, एक में ही दोनों दे दिए हैं। तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, द रीजन अराउंड ए चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। हिंदी में देखें आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है उसको अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। बात करें इसकी फॉर्मूले की तो इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। ये अपने पास सेकंड क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसका सूत्र लिखें। तो देखिए डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस। हिंदी में देखते हैं अगर अपन इसको तो हिंदी में क्या बोलता है कि किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फाई इज इक्वल्स टू E डॉट ए कोस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, यानी दो विपरीत और समान आवेशों की एक प्रणाली जो एक छोटे से अंतर से अलग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड गिव इट्स यूनिट, और इसका इकाई भी लिखो। तो देखिए पहली बात मैं आपको बताऊं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है ना। देखिए जैसे मैं ये दो चार्ज लूं, एक मैंने चार्ज लिया माइनस क्यू, एक मैंने चार्ज ले लिया है प्लस क्यू। ये मेरे पास दो चार्ज है, इनका नेचर है वो अलग अलग है, एक मेरे पास नेगेटिव है एक मेरे पास पॉजिटिव है। इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो अपन कितनी लेते हैं, स्मॉल डिस्टेंस बोलते हैं वैसे उसको, और वो अपन लेते हैं कितनी 2a, कितनी लेते हैं 2a। तो अगर इसका फॉर्मूला भी पूछे तो वो भी अपन लिख सकते हैं। इसको डिनोट करते हैं P से, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं इसको, डिनोट करते हैं P से, और फॉर्मूला होता है इसका Q इंटू 2a। ठीक है, ये अपने पास होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसकी अगर यूनिट पूछा है तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, क्यों चार्ज की यूनिट होती है अपने पास कुलाम, और 2a डिस्टेंस की क्या हो जाएगी मीटर। तो कुलाम मीटर भी हो सकती है और कुलाम सेंटीमीटर भी हो सकती है। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत क्षेत्र की SI इकाई क्या है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए SI यूनिट क्या होती है, क्योंकि देखो अपने पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला अपने पास था विद्युत क्षेत्र का E इक्वल मेरे पास था F अपॉन क्यू। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र की SI इकाई है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कुलाम, क्योंकि फोर्स का हो गया न्यूटन और चार्ज का हो गया कुलाम, या फिर वोल्ट पर मीटर, ये भी इसी की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत क्षेत्र में गॉस का नियम क्या है वो आपको लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, यानी बंद सतह के माध्यम से कुल विद्युत फ्लक्स संलग्न कुल आवेश एक 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका, E डॉट DA बंद पृष्ठ समाकलन है इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास गॉस लॉ होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में क्या संबंध होता है। तो इसके बीच में संबंध जो होता है वो ये है कुछ इस प्रकार का कि E इज इक्वल्स टू माइनस में dV बाई dx। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी मैं सीधे बात बोलूं हिंदी में तो विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव के स्थानिक परिवर्तन का ऋणात्मक अनुपात होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर, यानी धारित्र का क्या सिद्धांत है। तो देखिए, इट स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पोल्स, यह दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में आवेश और ऊर्जा संग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखिए अपने पास एक यूनिट के टोटल 10 क्वेश्चन अपन ने लिए हैं, है ना, एक यूनिट के 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो टोटल अपने पास 4 यूनिट है, टोटल अपने पास 40 क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो के अंत तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कल एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। नेक्स्ट अपने पास है राइट द फॉर्मूला और कैपेसिटेंस, यानी धारिता का सूत्र लिखो। धारिता का सूत्र क्या होता है, C = Q upon V, सिंपल फॉर्मूला है, C = Q upon V। धारिता प्लेटों के बीच विभवांतर और संचित आवेश के अनुपात के बराबर होती है, ये आवेश हो गया और ये विभवांतर। नेक्स्ट यूनिट सेकंड मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड एंड मूविंग, यानी चुंबकीय क्षेत्र और गतिशील आवेश। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इसके अंदर है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। द रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है, उसको अपन चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई है, जो यूनिट है, वो होती है टेस्ला। बात खत्म। नेक्स्ट, व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल, यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम बताइए। तो क्या होता है, यदि आप अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं तो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। इफ यू पॉइंट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द कर्ल्ड फिंगर्स शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये अपने पास दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो देखिए, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एनक्लोज्ड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, B.dl का बंद पृष्ठ समाकलन इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट मल्टीप्लाई I के, यानी बंद लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन संलग्न धारा के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज लोरेंज फोर्स, लोरेंज बल क्या है। तो देखिए, द टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन ए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, किसी गतिशील आवेश पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल को लोरेंज फोर्स कहते हैं। यानी किसी कोई गतिशील आवेश है, उस पर विद्युत क्षेत्र भी लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी लगेगा, यानी विद्युत क्षेत्र के कारण बल भी लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल भी लगेगा। तो दोनों को अगर अपन दोनों को एक साथ अपन जोड़ देते हैं तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, लोरेंज फोर्स। देखिए नेक्स्ट, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखिए पीडीएफ थोड़ी सी ब्लर हो सकती है अपनी, क्योंकि अपने हाई क्वालिटी में नहीं बनाई है आज थोड़ी, है ना। तो परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होने की प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फटाफट देखते चलते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे अपन। स्टेट फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम क्या है। तो उत्पन्न विद्युतवाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ये अपने पास फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए आपको ये क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, आपको यूट्यूब पर भी देख लेना आप, और कहीं भी आपको माइनर जो सब्जेक्ट उसका आपको पेपर कोई नहीं अवेलेबल करवाएगा, गैस पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर बनता है, तो वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लेंज लॉ, लेंज का नियम क्या है। तो देखिए उत्पन्न धारा हमेशा उसे उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करती है, ये लेंज का नियम होता है। द इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज ओपोजेस द कॉजेज प्रोड्यूसिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ट्रांसफॉर्मर क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर का वर्क क्या है, कार्य क्या है ना, फंक्शन। तो देखिए यह प्रत्यावर्ती धारा AC में वोल्टेज स्तर को परिवर्तित करता है। इट चेंज द वोल्टेज लेवल इन AC सर्किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा AC क्या होती है। वह धारा जो समय समय पर अपनी दिशा बदल लेती है, यानी जो टाइम के साथ वेरिंग होती है, जो टाइम के साथ चेंज होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो यूनिट सेकंड है वो भी अपने पास यहीं पे कंप्लीट होती है। 10 क्वेश्चन अपने पास हो गए। नेक्स्ट यूनिट थर्ड मेरे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। यूनिट थर्ड की क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे पहले जो मेरे पास यूनिट 3 के अंदर क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, जो कि अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होने की प्रक्रिया, द प्रोसेस बाय विच ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेज एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे का प्रथम विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है। तो देखिए, ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेज एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इन ए कंडक्टर, परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र किसी चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, स्टेट फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए दोनों ये जो लॉ है फेराडे के, सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के संपूर्ण इनके चांस है ना, तो दोनों को पढ़ के जाना है आपको। नेक्स्ट, फेराडे का सेकंड लॉ, उत्पन्न ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यानी E इज इक्वल टू माइनस एन डी क्या नाम है इसको, डी फाई अपॉन डी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, व्हाट इज लेंज लॉ, लेंज का नियम। अभी भी अपने पढ़ा है कि उत्पन्न धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस उत्पन्न करने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। ये अपने पहले देख लिया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन एसी जनरेटर, एसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो देखिए, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, it works on the principle of electromagnetic induction where a coil rotating in a magnetic field induces an EMF, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जहां एक चुंबकीय क्षेत्र में घूमने वाली कुंडली में EMF उत्पन्न होता है। ये क्या है, ये अपने पास एसी जनरेटर का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन अल्टरनेटिंग करंट एसी, डिफाइन अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा को परिभाषित कीजिए। तो देखिए क्या होती है, जो समय के साथ चेंज होती है, समय के साथ बदलती है, वो कौन सी होती है, वो एसी करंट होती है, जो नहीं बदलती है वो डीसी। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज, कितनी है 50 हर्ट्ज। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज ए ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, यह एक युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज स्तर को परिवर्तित करती है। ए डिवाइस दैट चेंजेस द वोल्टेज लेवल ऑफ एसी यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, यानी ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता है वो क्या होती है। तो देखिए, द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर, यानी आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति के अनुपात को ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कहते हैं। यानी अपन इसको नीटा से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका P आउट अपॉन P इन, चूंकि अपन परसेंटेज में लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 100। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। तो देखिए, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इंक्रीजेस वोल्टेज, और जो स्टेप डाउन है वो क्या वर्क करता है, डिक्रीजेस वोल्टेज। यानी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाता है और स्टेप जो डाउन है वो ट्रांसफॉर्मर वो वोल्टेज को घटाता है। कि अपने पास स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ठीक है, चलिए यूनिट 3 अपने पास यहीं पे कंप्लीट होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 की ओर। जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। यूनिट नंबर 4 का नाम क्या है, विद्युत धारा और प्रतिरोध, यानी इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए हम भी इसी वजह से वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स देखते नहीं है, क्योंकि हमें तो पता चलता है ना कि भाई एवरेज वॉच टाइम हमारा कितना है, तो स्टूडेंट ज्यादा लंबा देखते नहीं है खुद ही। पर ये जो सब्जेक्ट है, ये आज वाला जो माइनर का पेपर है, इसका पेपर आपको, गेस्ट पेपर आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक अपना वीडियो शेयर कर दें। नेक्स्ट अपने पास ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ अपन 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ये होता है V प्रोपोर्शनल टू I। ओके, यहाँ पे जब अपन इस प्रोपोर्शन साइन को उठाते हैं तो मेरे पास R है वो कांस्टेंट आता है, और इसी R को अपन क्या बोलते हैं,
रेजिस्टेंस। इसी आर को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अगर बाय द वे आपसे पहले अपन एक चीज का एक बार हिंदी में देख लेते हैं, धारा विभवांतर के समानुपाती और प्रतिरोध के विरुद्ध क्रमानुपाती होती है। चलिए ये तो अलग बात है ना। अपन वैसे देखते हैं, अगर आपको V और I में क्या पूछ ले, ग्राफ पूछ ले, तो वो आपको कुछ इस प्रकार बनाना है। V में और I में ग्राफ किस प्रकार बनाना है, ये ग्राफ बनेगा V और I में, यानी वोल्टेज एंड करंट में ये वाला ग्राफ बनने वाला है ओम्स लॉ के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, ओम। क्या होने वाली है, ओम। ठीक है, डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड राइट इट्स SI यूनिट। देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए मटेरियल। SI यूनिट क्या होती है इसकी, ओम मीटर। मैं बता देता हूं, देखो कैसे होती है एक बार। जैसे आपने नाम सुना होगा रो का, रो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आर, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, आर ए बाई एल। पहले अपने पास अपन आर का लिखते हैं, आर का क्या हो जाएगा ऐसे, रो एल बाई ए। ये तो अपने पास आर का रेजिस्टेंस का, और ये होता अपने पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ये बोला तो रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए मटेरियल। यानी अगर अपन इस एरिया को भी कितना कर दें, यूनिट 1, और इसको भी कितना कर दें 1, जो भी सेंटीमीटर मीटर मिले तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको मीटर मिले तो इसको मीटर। ठीक है, ऐसा कर दें तो अपने पास क्या बच जाता है, ओनली फॉर आर बच जाएगा। यूनिट की बात करें, देखिए आर की यूनिट कितनी होती है, यहाँ से आर की यूनिट मेरे पास होती है ओम। ठीक है, यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, फिर भी अपने पास क्या बच गया, मीटर। तो ओम मीटर ये अपने पास यूनिट होने वाली है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। किसी कोशिका का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, किसी कोशिका का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए, द ओपोजिशन टू करंट फ्लो विद इन द सेल इटसेल्फ। कोशिका के अंदर विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध ही आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। श्रृंखला संयोजन में कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती है ना, ये मैं बता देता हूँ एक बार। कुछ क्या होता है, कुछ ऐसा होता है अपने पास रेजिस्टेंस। चलिए अभी इतना टाइम नहीं है, फिर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे मैंने 2 रेजिस्टेंस ले लिए, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया मैंने। ठीक है, इनको मैंने सीरीज में ऐड कर दिया। अब सीरीज में एक चीज ध्यान रखना, सीरीज और पैरेलल में अगर आपको नॉर्मली जानना है तो सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस उसी में अलग अलग हो जाते हैं। R1 ले लिया, R2 ले लिया। अब सीरीज में और पैरेलल में ये डिफरेंस होता है कि जो सीरीज होती है उसमें ये पोटेंशियल अलग अलग लेना पड़ता है अपने को। विभवांतर, इस पे V1 ले लिया, इस पे V2 ले लिया, बट जो करंट है वो इसमें सेम फ्लो होगी। यही अपन, या मैं सीधा बोलूं कि इसमें I है, करंट है, वो तो क्या होती है कांस्टेंट, और जो V है पोटेंशियल है वो क्या होता है वेरिएबल। वहीं अगर अपन इस पैरेलल की बात करें, समांतर क्रम संयोजन की बात करें, तो इसमें I तो क्या होती है चेंज होती है, फिर मैं बोलता हूँ वेरिएबल होती है, और वहीं पे जो V है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। यानी अपन जितने भी रेजिस्टेंस लेंगे उनके लिए V क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका इक्विवेलेंट का, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज के लिए, और वहीं पे अपन समांतर क्रम संयोजन के लिए लेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तापक्रम। क्वेश्चन नंबर 6 तो देख लिया ना अपन ने भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल में बता दिया मैंने फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। फॉर कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज